नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर जनता से माफी मांगते हुए कहा कि किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए 9 से 10 महीनों में AQI को पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव है। उन्होंने इसके लिए पिछली आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मौजूदा सरकार को प्रदूषण की बीमारी विरासत में मिली है, जिसे ठीक करने के लिए वह रोज काम कर रही है। सिरसा ने दावा किया कि उनकी सरकार ने हर दिन AQI कम करने की कोशिश की है और मौजूदा स्थिति पिछले साल की तुलना में करीब 8 महीनों तक बेहतर रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार शाम करीब 4 बजे दिल्ली का AQI 354 दर्ज किया गया, जो सोमवार के 427 से बेहतर है। हालांकि यह अभी भी गंभीर श्रेणी में है। मंत्री ने सख्त कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि गुरुवार से वैध PUC प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी प्रदूषण पर विरोध कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के मुख्य आरोपी की पहचान भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में पुष्टि हो गई है। तेलंगाना पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि हनुक्का उत्सव के दौरान हुए इस हमले में मारा गया आतंकी साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का निवासी था। साजिद 1998 में ऑस्ट्रेलिया गया था और अपने बेटे नवीद अकरम के साथ मिलकर रविवार शाम यहूदी समुदाय पर गोलीबारी की, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जबकि उसका बेटा नवीद गंभीर रूप से घायल है। DGP के अनुसार साजिद ने हैदराबाद से BCom करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में बसने का फैसला किया था और वहां एक ईसाई महिला से शादी की। उसके दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, जबकि साजिद भारतीय पासपोर्ट धारक था। भारत में उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया है और परिवार ने वर्षों पहले उससे संबंध तोड़ लिए थे। पुलिस का कहना है कि कट्टरपंथ के पीछे कोई भारतीय कनेक्शन नहीं दिखता। यह हमला ऑस्ट्रेलिया में 3 दशकों की सबसे भीषण आतंकी घटना माना जा रहा है। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी NCP के नेता हसनात अब्दुल्ला के भारत विरोधी बयानों पर भारत में कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ढाका में एक सभा के दौरान अब्दुल्ला ने दावा किया कि बांग्लादेश अलगाववादी और भारत विरोधी ताकतों को शरण दे सकता है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी 7 बहनों को अलग थलग करने का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश अस्थिर हुआ तो इसका असर क्षेत्र से बाहर तक फैलेगा और भारत पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेश की संप्रभुता को कमजोर करने वाली ताकतों को समर्थन देता है। वहीं इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया और कहा कि भारत ऐसे बयानों पर चुप नहीं रहेगा। गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के मामले में मुख्य अभियुक्त सौरभ और गौरव लूथरा को मंगलवार को थाईलैंड से भारत लाया गया। लूथरा ब्रदर्स नाइट क्लब के को-ओनर हैं और 6 दिसंबर को हुए हादसे के कुछ घंटों बाद ही देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए थे। घटना के बाद गोवा पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके तहत इंटरपोल ने दोनों भाइयों के खिलाफ नोटिस जारी किया। इसके बाद 11 दिसंबर को थाईलैंड पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। मामले में नाइट क्लब के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता को भी पिछले हफ्ते दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार भारत लाए जाने के बाद लूथरा ब्रदर्स से गैर इरादतन हत्या समेत अन्य गंभीर आरोपों में पूछताछ की जाएगी। वहीं दोनों भाइयों ने किसी भी तरह की गलत मंशा से इनकार करते हुए कहा है कि वे कानून से बचना नहीं चाहते थे और उन्हें एक बड़े हादसे में गलत तरीके से खलनायक बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ने राज्य में कथित 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के BJP के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार कुल 58.20 लाख नाम हटाए गए हैं, जो कुल करीब 7.08 करोड़ वोटरों का लगभग 4% है। हालांकि इनमें अधिकांश नाम मृतकों, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं और डुप्लीकेट एंट्री से जुड़े हैं। घोस्ट या फर्जी वोटरों की संख्या महज 1,83,328 बताई गई है, जो घर घर सत्यापन के बाद तय की गई। इन आंकड़ों को TMC ने BJP के घुसपैठ नैरेटिव का पर्दाफाश बताते हुए कहा कि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की गई। TMC नेताओं ने दावा किया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में डिलीशन रेट बेहद कम है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अधिक। वहीं BJP ने ड्राफ्ट लिस्ट को शुरुआती चरण बताते हुए कहा कि अंतिम लिस्ट आने तक इंतजार किया जाए। विपक्ष के नेता
शुभेंदु अधिकारी ने दावा दोहराया कि अंतिम रोल में और अवैध वोटर सामने आएंगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे आपत्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी। ड्राफ्ट आंकड़ों ने फिलहाल बीजेपी के 1 करोड़ घुसपैठियों के दावे को कमजोर जरूर किया है, लेकिन राजनीतिक टकराव अभी जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मनरेगा की जगह लाए जा रहे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी बिल का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि वे इसका सड़क से संसद तक विरोध करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने इस बिल को जन विरोधी बताते हुए इसे महात्मा गांधी के आदर्शों का सीधा अपमान करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा कि मोदी सरकार को महात्मा गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से नफरत है। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा का जीवंत उदाहरण है और यह करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका की जीवन रेखा रही है, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने लगातार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश की और अब इसे पूरी तरह खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने मनरेगा के बारे में लिखा कि मनरेगा 3 बुनियादी सिद्धांतों पर बनी थी। पहला, रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे रोजगार दिया जाएगा। दूसरा, गांवों को अपने विकास कार्यों का फैसला करने की आज़ादी। और तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा पूरी मजदूरी और 75% माल की लागत का समर्थन। राहुल ने कहा कि नया बिल केंद्रीकरण बढ़ाएगा, राज्यों पर वित्तीय बोझ डालेगा और गरीब मजदूरों की आजीविका को असुरक्षित करेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने इस फैसले को गैंग्स ऑफ गांधीनगर की साजिश बेनकाब होना करार दिया। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह मामला राहुल गांधी का मनोबल तोड़ने की साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह साजिश सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता के खिलाफ है। खेड़ा ने कहा कि गैंग्स ऑफ गांधीनगर द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग की पोल आज खुल गई है। यह साजिश भारत की जनता के खिलाफ है। राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, इसीलिए यह साजिश रची जा रही है। लेकिन आखिर ये साजिश क्यों रची गई? आपने देखा है कि इस देश का लोकतंत्र तबाह होने की कगार पर है। अगर किसी ने उसे रोक कर रखा है तो वे राहुल गांधी हैं। इसीलिए सत्ता पक्ष साजिश रचता है कि कैसे राहुल गांधी जी के हौसले को तोड़ दिया जाए। लेकिन ये साजिश आपके खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है, हर एक भारतीय के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा का काम देश की जनता ने विपक्ष को सौंपा है, जिसे विपक्ष और राहुल गांधी जी बहुत मजबूती से निभा रहे हैं और गैंग्स ऑफ गांधीनगर की यही दिक्कत है। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामला 2012 में शुरू हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित यंग इंडियन पर एजेएल की संपत्तियों को कथित तौर पर हासिल करने के आरोप लगे थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोगने ने कहा कि पीएमएलए के तहत दायर शिकायत संज्ञान योग्य नहीं है, क्योंकि यह एक निजी शिकायत पर आधारित है और इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित अपराध या एफआईआर के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच और अभियोजन सुनवाई योग्य नहीं है और इस आधार पर ईडी की शिकायत खारिज कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, इसीलिए आरोपों के दोष गुण पर फैसला करना फिलहाल समय पूर्व होगा। बता दें कि ईडी ने गांधी परिवार, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन और अन्य पर एजेएल यानी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को कथित धोखाधड़ी से हासिल कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए कहा कि बिना किसी लेन देन के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप निराधार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर का हिजाब सार्वजनिक रूप से खींचना विवाद का केंद्र बन गया है। यह घटना राज्य सचिवालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान हुई, जिसमें 1000 से अधिक आयुष डॉक्टर शामिल थे। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि 75 वर्षीय मुख्यमंत्री ने मंच पर महिला की ओर देखते हुए कथित तौर पर कहा कि यह क्या है और फिर तेजी से महिला के चेहरे से हिजाब नीचे खींच दिया।
महिला डॉक्टर स्पष्ट रूप से परेशान नजर आईं और उन्हें तुरंत एक अधिकारी ने आगे बढ़ा दिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कथित तौर पर इसे रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन समारोह में मौजूद कुछ लोगों, जिनमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी शामिल थे, ने घटना पर हंसने की प्रतिक्रिया दी। विपक्ष ने इस हरकत को घिनौना, बेशर्म और नीच कृत्य करार देते हुए मुख्यमंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। आलोचकों का कहना है कि ऐसे अनुचित व्यवहार के लिए कार्रवाई होनी चाहिए और यदि मुख्यमंत्री का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उन्हें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद लेने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने की घटना के बाद विवाद लगातार बढ़ रहा है। सत्तारूढ़ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष इस घटना को अनावश्यक रूप से बढ़ा रहा है और नीतीश ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया उसकी व्यापक तस्वीर देखी जानी चाहिए। वहीं बीजेपी की राधिका खेड़ा ने राजस्थान से जुड़ा एक वीडियो शेयर कर कहा कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी एक महिला का घूंघट इसी तरह उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि घूंघट का जमाना अब खत्म हुआ। यानी बीजेपी नेता राधिका खेड़ा यह कहना चाहती हैं कि नीतीश ने जो किया वो मामूली घटना है। बता दें कि यह हिजाब विवाद पहली घटना नहीं है। अगस्त 2025 में पटना में टोपी विवाद, मार्च 2025 में राष्ट्रीय गान के दौरान अनुचित व्यवहार, महिला अधिकारी के साथ कंधों से पकड़कर घुमाने की घटना और पिछले कुछ सालों में सेक्सिस्ट और विवादित बयान नीतीश के महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण पर सवाल खड़े कर चुके हैं। विशेषज्ञों और विपक्ष का कहना है कि हालिया हिजाब घटना और पुराने बयान महिलाओं के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक पहचान पर उनके रवैये में पैटर्न दिखाते हैं। वहीं आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है या उनकी गरिमा का वास्तविक सम्मान किया जाता है। अभी तक नीतीश कुमार ने इस घटना पर कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण या माफी नहीं दी है, जिससे विवाद और बढ़ा है। संसद में सोमवार 15 दिसंबर को बीजेपी सांसद संबित पात्रा द्वारा उठाए गए नेहरू दस्तावेजों के कथित तौर पर गायब होने के सवाल पर केंद्र सरकार ने साफ किया कि प्रधानमंत्री मेमोरियल एंड लाइब्रेरी यानी PMML से जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कोई भी कागजात गायब नहीं हुए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में बताया कि इस वर्ष PMML के वार्षिक निरीक्षण में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया और यह सवाल ही नहीं उठता कि दस्तावेज अवैध रूप से हटाए गए हों। उन्होंने यह भी कहा कि PMML में फिलहाल दस्तावेजों का वार्षिक ऑडिट नहीं होता। सरकार के इस लिखित जवाब के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार पर झूठा प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संसद में सच्चाई सामने आ गई है और पूछा कि क्या अब माफी मांगी जाएगी। यह विवाद सितंबर से चल रहा था, जब PMML सोसाइटी के एक सदस्य ने सोनिया गांधी से नेहरू से जुड़े निजी दस्तावेजों तक पहुंच की मांग की थी। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने बिना तथ्यों के यह आरोप फैलाया कि सोनिया गांधी ने 51 बक्सों में नेहरू के कागजात हटवाए थे, जबकि अब सरकार ने खुद इसे खारिज कर दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।